बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं सलमान हैदर। मुजीबुर रहमान शामी साहब भी स्टूडियो पर मौजूद हैं। आज के मौज़ूआत पर सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। कौमी सलामती के अमूर के बारे में रिपोर्टिंग के मुसल्लमा असूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। डॉन के असिस्टेंट एडिटर सिरल अल-मायडा का नाम ECL में डाल दिया गया। एक रोज पहले ही खबर के जिम्मेदारों का सुराग और सख्त कार्रवाई की हिदायत वजीर आजम हाउस की जानिब से दी गई थी। इमरान खान ने 30 अक्टूबर की कॉल पर हिकमत अमली तय कर ली। 15 अक्टूबर से मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक मीटिंग्स का फैसला। चौक चौराहे बाजार और सड़कें अब पुलिस की नजर से ओझल नहीं रहेंगे। वजीर आला पंजाब ने 8000 कैमरों की मॉनिटरिंग से लेस सेफ सिटी के जदीद कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत 6 शहरों में कंट्रोल रूम बनाने का ऐलान। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, सिरल अल-मायडा का क्या मामला है? ऐसी क्या खबर दे दी कि जिसकी तशरीह पे तशरीह और तरदीद पर तरदीद आई जा रही है और कल ECL में भी नाम दे दिया? देखिए, 2-3 दिन से तो हम इस पे बहस कर रहे हैं जी, और दूसरे मीडिया और चैनल्स जो हैं उन पर भी बहस हो रही है, अखबारात में भी बहस हो रही है कि वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग जिसमें DG ISI भी मौजूद थे और वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा था और दूसरे आला हुक्काम भी मौजूद थे। सही, उसकी एक रिपोर्ट छापी गई। सही। और वो रिपोर्ट ये है कि वो जो हमारे सेक्रेटरी हैं खारजा के, सही, उन्होंने ब्रीफिंग दी कि हमारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है पूरी दुनिया में। और फिर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से ये बात मनसूब की गई कि उन्होंने कहा कि हम जब ये कार्रवाइयाँ करते हैं मुख्तलिफ इंतहा पसंदों पर तो बाज़ जो हसास अदारे हमें रोक देते हैं। नहीं, इससे पहले DG ISI इन्होंने ये कहा मुबैना तौर पर, जो इस खबर के अंदर है, कि आप गिरफ्तार करें जिसको गिरफ्तार करना है। हाँ, ये कहा। तो मतलब ये है कि वो खबर जो थी उन्होंने ये कहा कि वो हसास अदारे रोक देते हैं। सही। तो फिर उसके बाद फैसला किया गया कि DG ISI और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र जो हैं और दूसरे लोग जो हैं वो दौरा करेंगे चारों सूबों का और वाज़े तौर पे हदायत देंगे, एपेक्स कमेटी से मुलाकात करेंगे और अदारों को भी जो हसास अदारे उनको भी कहेंगे कि बिला रू रायत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये इसकी हमने तो इसका खुलासा बयान किया है, बिल्कुल। तो इसकी तफसील जो है अब ये हमारे सामने रखी है, तर्जमा पूरा इसका रखा हुआ है। जी जी, बिल्कुल। ये हमारे कर्नल गुलाम जिलानी खान साहब हैं, जी जी, बहुत बड़े दिफाई अमूर के तज्जिया निगार हैं। उन्होंने इसका तर्जमा किया है और अपने कॉलम में पूरा छापा है उसको। जी प्लीज। तो अब इसकी तफसील तो बयान करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में वैसे ये खबर छप चुकी है, इंडिया में भी, अल जजीरा में भी और लंदन में भी और गार्डियन में भी, BBC में और वाशिंगटन तक इसकी धूम मच गई है। तो अब ये जो खबर है कि अब इसमें ऐसी इसकी सूरत हुई कि ये कहा गया कि यानी ये एक सिविल हुकूमत जो थी, जो सिविल हुक्काम है उनकी तरफ से जो फौजी हुक्काम हैं उनको ये पैगाम दिया गया इसकी, यानी अगर कानून नाफिज करने वाले अदारे ऐसे अस्करियत पसंद गिरोहों के खिलाफ के जिन पर पाबंदी लग चुकी हो और जिनके खिलाफ सिविलियन अदारों की तरफ से एक्शन लेना हदूद से बाहर कर दिया गया हो, उनके खिलाफ फौज की तरफ से फराम करदा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कोई मुदाखलत न की जाए। एक बात ये, दूसरी शिक यह है कि पठानकोट साने की तहकीकात की असर नौ तहकीक की जाए। बिल्कुल। और साथ ही मुंबई हमलों के ट्रायल दोबारा शुरू किए जाएं जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जेर समात है। ये दोनों फैसले उस गैर मामूली जुबानी गुफ्तगू के बाद लिए गए जो पंजाब के वजीर आला
और DGISA के बैन हुई। सॉरी सर, ये दोनों डिमांड तो भारत और अमेरिका की हैं वैसे। नहीं, भारत और अमेरिका की भी डिमांड अपनी जगह होगी, लेकिन सही। हमारी अपनी ज़रूरतें जो हैं वो भी अपनी जगह है। सही। अगर बाज़ मुल्ज़म ऐसे हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं सही। और यहाँ उन पर कार्रवाई हो रही है, मुकदमा चल रहा है, सही। तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई को पाया तकमील तो पहुँचना चाहिए ना। अच्छा, ये अब उन्होंने कहा ये फैसले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की एक बिल्कुल नई सोच और उसके अहम मुफादात यानी हाई स्टेक्स के गम्माज हैं। सही। और ये यानी तफसील जो है, अब इन्होंने कहा कि ये तफसील हमें कैसे पहुंची है। जी जी। ये उन लोगों के जरिए पहुंची है जो उस मुलाकात में मौजूद थे, ताहम इन सब ने अपना नाम रिकॉर्ड पर लाने से मना कर दिया। सही। और जिन अशखास के बारे में ये बातें और खबरें मंसूब की गई हैं, जी जी। उन्होंने भी उनकी तौसीक करने से इनकार कर दिया। बहरहाल ये खबर छपी। अब इसके बाद जाहिर है कि ये मालूम हुआ कि इस खबर का कुछ लहजा ऐसा है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ तफसील ऐसी है जिससे एक हमारे जो सिक्योरिटी अदारे जो हैं उनमें एक इस्तराब पैदा हुआ। और एक बड़ी आपको बताइए, इसकी तरदीद आई। पहले इसकी तरदीद आई प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से, फिर इसकी तरदीद आई वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, फिर इसकी तरदीद आई वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, क्योंकि सेक्रेटरी ख़ारजा से बातें मनसूब की गई थी। उसके बाद फिर एक और तरदीद आई वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, सख्त अल्फाज में। और उसके बाद फिर यह हुआ कि एक मीटिंग जो है वो हुई, जनरल राहील शरीफ साहब जो है वो मुलाकात के लिए आए वज़ीर आज़म से, और फिर एक आला सतही मीटिंग हुई, और उसके बाद फिर एक तरदीद जारी हुई और इस पर गम और गुस्से का इज़हार किया गया। चीफ भी थे, वज़ीर ख़जाना भी थे, शहबाज शरीफ साहब। इसके बाद देखिए जो डॉन है उसने ये सारी जो तरदीदें हैं अपनी जगह शाया की, और उनका अपना नुक्ता नज़र ये है कि हमने पूरी छानबीन के बाद ये खबर दी है, तहकीक करने के बाद और लोगों से रब्ता करने के बाद, और इसलिए जो मैसेंजर है, यानी हम, उन्होंने कहा हम मैसेंजर हैं, हमें ना निशाना बनाया जाए, और जो इसकी पूरी छानबीन की जाए कि ये खबर देने वाले कौन लोग हैं और कहाँ से वो खबर आई है, उन पर भी नज़र रखी जाए। अब उसके साथ ही ये खबर आई कि जो इसके वक़ाए नगार हैं जिन्होंने ये खबर लिखी है, सिरिल अलमेडा साहब, वो उन पर उनका नाम जो है ECL में डाल दिया गया और कहा गया वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इस पर एक बड़ा इस्तराब पैदा हुआ। सही। देखिए, पाकिस्तान का माहौल ऐसा है, यहाँ हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी हर तरह की चीज़ें छपती हैं। तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, तरह तरह के नुक्ते उठाए जाते हैं, शोशे बनाए जाते हैं, अदारों पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वज़ीर आज़म की दुर्गत बनाई जाती है, इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह के अल्फाज, और धाड़ते हैं लोग स्टेजों पे आके, और वो सारी चीज़ें छपती हैं, और कोई कार्रवाई जो है, मगर रिवाइज तरदीद पे तरदीद आने से ये मामला ज़रा। अब हुआ क्या, देखिए, अब ये कहा जो जिस माहौल में, जो पाकिस्तान का माहौल है, उसमें इस तरह की खबर का छपना कोई गैर मामूली बात नहीं है उस माहौल में। सही। और लोग तवक्को जाहिर की गई हमारे सहाफ़ती हलकों की तरफ से भी कि इसकी एक जो तरदीद या वजाहत जो कर दी गई थी वो काफ़ी थी, वो छप गई थी। जब इस पर अब बार बार इजलास करेंगे, इस प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ, बार बार अपने तरदीदी बयान जारी होंगे, तो फिर ये एक खाम खाक की तवज्जो इस तरफ मरकूज होगी। और अब तो फिर ये हुआ कि जो सिरिल साहब है उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया, और उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि मुझे ये इत्तला दे दी गई है और मुझे वो परवाना भी दिखा दिया गया है कि आप मुल्क से बाहर नहीं, लेकिन मेरा मुल्क से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं, उनका इरादा भी नहीं था। लेकिन देखिए ना, एक गैर ज़रूरी तौर पर उनको एक हरासा करने की ये कोशिश है ना वज़ारत दाखिला की तरफ से जो की गई। अब इस पर पूरे हमारे जो सहाफ़ती हल्के हैं, जो सियासी हल्के हैं, वो मुस्तरब है। देखिए, खबर का कंटेंट जो है उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, सही, हमें कोई एग्री करना ज़रूरी नहीं है उससे। खबर के ज़राए क्या हैं क्या नहीं है, इस खबर के मनफी मुस्बत क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा पहुंचा है या नुकसान हुआ है, जो अदारे हैं उनके दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, ये सब बहसें हैं अपनी अपनी, इस पर हर आदमी अपना नुक्ता नज़र रख सकता है। लेकिन अखबार में खबर का छपना जो है उसको उसके बाद इतना रद्द अमल जो है वो गैर मामूली है और गैर जरूरी है, और इसलिए इस पर एहतजाज किया गया। खबर को मजीद खबर बना रहा है। देखिए, हाँ, ये आप देखें,
जो आज एक बड़ा अच्छा बयान जारी किया है हमारी ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी APNS के सदर सरमद अली, उसके सेक्रेटरी जनरल उमर शामी साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि भाई ये जो अगर आपको इससे शिकायत है किसी को तो आप प्रेस काउंसिल जो है उससे रुजू कर लें। सही। प्रेस काउंसिल जो है वो इसीलिए इदारा कायम किया है, जिस तरह पैमरा है ना, सही, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है, उस तरह प्रिंट मीडिया की शिकायत जो है वो प्रेस काउंसिल में दर्ज होती। और हमारे सलाउद्दीन महंगल साहब जो बलोचिस्तान के बड़े नामवर कानूनदान हैं, वो इसके सरबराह है इस वक्त, तो वहां शिकायत दर्ज कर दीजिए। अगर वो रिपोर्ट दुरुस्त ना हो तो वो रिमांड कर देंगे, उसकी सरजनिश होगी। और यानी ये एक कानूनी तरीका था जिसे इख्तियार किया जाना चाहिए था। तो अब ये और मुतालबा किया गया APNS की तरफ से, और हम खुद भी इस मुतालबे में शरीक है। मैंने भी एक ट्वीट किया सही कि ये सजा जुर्म साबित होने से पहले सजा देना, सही, ECL पे किसी का नाम डाल देना, सही, ये खामखा हुकूमत ने अपनी साख को मुतासर किया है। सही। और APNS के स्टेटमेंट में भी ये बात कही गई है कि ये चीजें जो अब हवाला ये ताके नसिया की नजर हो चुकी थी, अब इस तरह के जो एक तरफा इकदामात जो हैं हम भुला चुके थे, क्योंकि जमहूरियत जो है और आजादी इजहार जो है, जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां से वो ड्राइव होती है, उसके अब तो उसको सामने रखते हुए बिल्कुल इसको अब हम इन चीजों को भुला चुके हैं। और ये इस पर एहतजाज किया गया है, हम इस एहतजाज में शरीक हैं, और हमारा मुतालबा है कि वजारत दाखिला फौरी तौर पर अपना इकदाम वापस ले और वजीर आजम इस तरफ मुतवज्जो हो और ये हुक्म जारी करें। यह कोई इससे एक और अदारों के दरमियान एक कशीदगी पैदा होगी, यानी सहाफती अदारे भी तो है ना। आपका मुतालबा पहुंच गया, वो भी मोतबर अदारे हैं। आपका मुतालबा पहुंच गया है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। जरा ये कह रहे हैं कि तहकीकात के लिए ये तमाम इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन सर अलमेडा की लैंग्वेज क्या थी और इसके बाद जो वजीर आजम ने जो इकदाम का हुक्म दिया है कि फौरन एक्शन होना चाहिए, उस पर क्या पेशरफ्त है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉन के रिपोर्टर हैं सिराल अलमेडा, उनके मुतालिक बात हो रही है। और सिराल अलमेडा ने जिस तरह अपनी न्यूज़ दी, उसके बाद जो कमरे का जो उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि किस तरह का माहौल था, उस पर बात भी करनी है, और साथ साथ जो वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी की बात की है उस पर भी बात करनी है। शामी साहब, जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ, मुबैना तौर पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ और AIC चीफ की बात हुई, तो लिखा हुआ है कि इसके बाद कमरे की फ़ज़ा पर मुकम्मल सुकूत छा गया, लाइक ऐसी चीज़ें जैसे वो खुद आई विटनेस है। मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है कि हम एक स्टोरी के कंटेंट पे बहस नहीं करना चाहते। सही। इस तरह की स्टोरीज छपती रहती, कोई अनहोनी बात नहीं है। ठीक। ये वजीर आजम हाउस के बारे में, वजीर आजम के बारे में, दूसरे अदारों के बारे में, सही। ये एक हमारा आम चलन हो चुका है। ठीक। और ये ललकारते हैं बैठ के मीडिया एंकर पर्सन्स जो हैं, और सियासतदान आके धाड़ते हैं और फौज के डरावे देते हैं, और कभी यानी लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। सियासत जो हमें सबको, मीडिया को डराते हैं, धमकाते हैं। ये सारी बातें जो है, हम स्टोरी के कंटेंट पे चलिए दूसरी तरफ आ जाएं, जो इसके कंटेंट में बैंड तंजीमों का नहीं, पहली एक बात सुन लेना आपने ऐसा एक पुरस्कार माहौल उसको पैदा करने की कोशिश की। नहीं, हमारा ये मसला नहीं है। स्टोरी जो है उसके बारे में हर शख्स की अपनी राय हो सकती है। कोई कहेगा बहुत अच्छी है, कोई कहेगा नहीं कौमी मकासद के खिलाफ। देखिए, कौमी मफाद के खिलाफ है, कोई कहेगा नहीं कौमी मफाद के हक में है। इसलिए क्योंकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको लगाम देना, उनको एक हदूद में रखना, उनको कार्रवाई से बाज रखना, ये भी एक कौमी फरीजा है। सही। और पाकिस्तानी रियासत, देखिए पाकिस्तानी रियासत कई मरहलों से गुजरी है ना। सही। एक ज़माना था जहाद अफगानिस्तान यहाँ हो रहा था, उस वक्त पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया पाकिस्तान की पुष्ट पे थी, और जो अफगान मुजाहिदीन जो थे वो गैर मुल्की फौजें, सोवियत फौजें थी, उनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। उस वक्त कोई तंजीम जाके उनकी सपोर्ट करती थी, वो बिल्कुल एक दूसरी बात थी। फिर आज़ादी कश्मीर जो है उसकी जद्दोजहद में कुछ लोग शरीक हो गए, वो बिल्कुल एक दूसरी बात है। क्योंकि कश्मीर जो जद्दोजहद आज़ादी है ना, उसको किसी दुनिया ने दहशत गर्दी कभी करार नहीं दिया। वियतनाम में क्या हुआ देखिए, खुद अफगानिस्तान में क्या हुआ, इसको मुकद्दस जंगें इनको समझा जाता रहा। और आज़ादी के लिए जद्दोजहद जो है गैर मुल्की फौजों के खिलाफ, ये हर कौम का हक समझी जाती थी। और कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी थी, मुझे अच्छी तरह याद है जब 9/11 के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने
अमेरिका की सपोर्ट का ऐलान किया तो उन्होंने एडिटर्स को बुलाया, एक ब्रीफिंग उसमें दी बड़ी तफसील के साथ, और ये बात भी की कि हमें अमेरिका के सदर बुश ने ये यकीन दिलाया है कि जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है ना, उसको इससे अलग रखा जाएगा, उसको दहशतगर्दी नहीं समझा जाएगा। सही। तो ये तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो है वो अपनी जगह मौजूद है, उसकी अपनी अहमियत है, और पाकिस्तान में भी जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे या कुछ दीवाने सर हथेलियों पर रखकर वहां चले जाते थे, कश्मीर का हिस्सा यहाँ भी तो है ना, तो हम उनको इज्जत की निगाह से देखते थे, वो हमारे हीरो, हम उनको सलाम पेश करते थे, उनकी कुर्बानी की दाद देते थे। लेकिन जब 9/11 के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर दुनिया का मूड बदल गया, और ये जो उन्होंने कहा नहीं, हर किस्म की जो मुसल्लह जद्दोजहद है ना, उसको खत्म करने का मुतालबा किया जाने लगा। जब एक फजा बदली दुनिया की, तो हमें भी जाहिर है कि हमने भी सूरत हाल को संभाला और उन सारी तंजीमों पर नजर रखी जो, और कहा कि इनकी सरगर्मियां महदूद कर दी जाए। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी इकदाम किए, उनकी सरगर्मियों को रोका। और अब भी देखिए, ये जो हमें इसमें फर्क देखना पड़ेगा, बास तंजीमें वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना मामलात में उलझी हुई हैं, बास तंजीमें वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर धमाके करती हैं, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाती हैं, और पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। और बास तंजीमें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई उन्होंने इस तरह की नहीं की। तो अब जब वो जहादी एक्टिविटीज में मसरूफ थी, अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक था या कश्मीर से कोई ताल्लुक था, जब उनको रोका गया तब उनको फलाही सरगर्मियों की तरफ जाना चाहिए, उनको सियासी सरगर्मियों की तरफ जाने की इजाजत होनी चाहिए, पुरअमन सरगर्मी। अगर आप देखिए, लाखों अफराद हैं, ये जो तंजीमें हमारी कई ऐसी हैं, लाखों अफराद उनसे मुंसलिक हैं, आप लाखों अफराद को गोली मार देंगे, उनके लिए जेलें बना देंगे, किसी भी डिजास्टर कहाँ रखेंगे आप, कहाँ रखेंगे उनको आप? उनको ज़हनी तौर पर आपने यकसु करना है, उनको मोड़ना है। दुनिया में हर जगह ऐसा और ये रियासत की जिम्मेदारी है। सऊदी अरब में भी, कई दूसरे मुल्कों में भी जो लोग हो जाते, जंगजू हो जाते हैं, शिद्दत पसंद होते हैं, उनका नफ्सियाती इलाज कराया जाता है, उनको वसाइल फराहम किए जाते हैं, उनकी सरगर्मियों का रुख मोड़ा जाता है। तो पाकिस्तान में जो नारा लगाते हैं ना हमारे कई दोस्त कि इन सब लोगों को तहतेक कर दिया जाए, तहतेक नहीं किया जा सकता इनको। अगर आप तहतेक करेंगे तो आप सिविल वार जो है को अपने मुल्क में शुरू कर रहे होंगे। इनको सरगर्मियां इनकी जो है उन पर नजर रखने की जरूरत है, जो लोग फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हैं, जो सियासी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, उनके लिए रास्ता देना होगा। और अब ये आप बलोचिस्तान में क्या है, हम कहते हैं आइए आप हथियार डाल दीजिए। सर, रास्ता देने के लिए ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, ठीक, रियासत के इदारों की जिम्मेदारी है। देखिए आप बलोचिस्तान में क्या करें, जो जंगजू हैं हथियार रख दीजिए, पाकिस्तान के दस्तूर को मानिए और सियासत में अपना हिस्सा अदा कीजिए। और माजी में ऐसा होता रहा। इसी तरह आप देखिए MKM के कितने शिद्दत पसंद पकड़े गए, कितने टारगेट किलर्स पकड़े गए, कैसा असला बरामद हो रहा है। लेकिन हम ये उसके जो सियासी लोग हैं उनके लिए सियासत के दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे। तो ये बात समझनी चाहिए कि जो कश्मीर की आज़ादी से मुंसलिक तंजीमें हैं या अफगानिस्तान में जो अपने भाइयों की मदद कर रही थी एक जमाने में, वो तंजीमें जो हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, उनकी सरगर्मियों पर नजर रखनी चाहिए और उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो किसी तौर भी पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करें। जब रियासत ये फैसला करती है, जब हुकूमत ये फैसला करती है, उस पर अमल होना चाहिए। हमारे तमाम अदारे, खा दिफाई हैं, खा गैर दिफाई हैं या सिविल हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या दूसरे अदारे हैं, उनको इस तरफ यकसू होना पड़ेगा और ये पाकिस्तानी रियासत की जिम्मेदारी है। और हमें देखिए ये जो स्पिरिट तो ये होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये जो बात है कि आप इन सारे लोगों को एक डंडे से हाँक के और शोर मचा दें, तो ये गलत बात है। और पाकिस्तान में इस वक्त एक बदनज़मी की फदा है, बेनज़मी की फदा है। भाई ऐसे आप हमारे सियासतदान मौजूद हैं जो कहते हैं हम शहर बंद कर देंगे, जो कहते हैं हम हुकूमत का तख्ता उल्टा देंगे, जो कहते हैं हम हुकूमत को मजबूर करेंगे, फिर फौज को मुलव्वस करते हैं
उसका नाम लेते हैं खुलेआम दिन दिहाड़े। जी जी। और जब धरना दिया गया उस बात क्या क्या बातें नहीं हुई और अब क्या क्या बातें नहीं हो रही। तो ऐसे माहौल में अगर किसी अखबार नवीस ने ऐसी स्टोरी कर दी जिस पर हमारे बाज हलकों को इतराज हो गया, तो फिर उसको जरा इत्मीनान से डील किया जाना चाहिए ना। इतना गुस्सा जो है, गुस्सा थूक देना चाहिए। गुस्से से काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं। सियासतदानों की बात की और एक सियासी जमात की बात की, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो बिल्कुल अटल है इस वक्त 30 अक्टूबर को जो इस्लामाबाद है उसमें लॉकडाउन करना है। शामी साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसी पर बात कर लेते हैं। यहाँ एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉन के असिस्टेंट एडिटर सिराल मैडा की स्टोरी की बात हो रही है। ऐसे में प्रेस काउंसिल के सिलसिले में सवाल है सर, ये जानना चाहूंगा कि प्रेस काउंसिल क्या पाबंद है या सिराल मैडा पाबंद है कि प्रेस काउंसिल के सामने पेश हों अगर वो उन्हें बुलाए, और सिराल मैडा अपने सोर्सेज भी उन्हें बताएं कि किस सोर्स के थ्रू उन्होंने ये खबर प्रिंट करवाई। देखिए, पहले तो आपने खुद ही कह दिया उनको असिस्टेंट एडिटर। जी सर। पहले आपने रिपोर्टर कह दिया था। जी सर। इस पर अजमल जामी साहब भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। जी जी। उन्होंने फौरन मुझे मैसेज किया। जी सर। और ये हमारे कैप्टन उमैर मियाँ हैं, वो कहते हैं कि अजमल जामी साहब की सेहत याबी के लिए भी दुआ करें, क्योंकि हमारे कोलीग जो हैं वो थोड़ी तबीयत उनकी नासाज है। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सेहत याब होकर वापस तशरीफ ला सकेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अच्छा, अब आप देखिए, जो प्रेस काउंसिल है ये एक कानूनी अदारा है। इसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, यानी जो प्रिंट मीडिया, एडिटर्स, पब्लिशर्स, वर्किंग जर्नलिस्ट, उनके नुमाइंदे हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, कौमी असम्बली के नुमाइंदे हैं, ये सब लोग उसमें मौजूद हैं। जब कोई ज़ाब्ता अखलाक जो है एक अखबार यानी अखबारात का, उसकी खिलाफ वर्जी करे कोई अखबार, तो वो फिर उस शिकायत वहाँ की जा सकती है और उस अखबार को रेप्रीमेंड किया जा सकता है। तो ये जब भी कोई ये अदारा तलब करे, इसके बाद सिविल कोर्ट की कैसे इख्तियारात हैं। जब ये किसी को तलब करेगा अदारा तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा शिकायत होने के बाद। हाँ जी, कोई हुकूमत हो या कोई अवाम में से कोई अनासर हो या कोई और अदारा हो, सही, अगर उसको किसी अखबार से कोई शिकायत पैदा होती है, ठीक है, तो वो उस प्रेस काउंसिल पर दस्तक दे सकता है और उसमें अपना मुकदमा पेश कर सकता है, और वो प्रेस काउंसिल जो है उस शिकायत का जायजा ले सकती है। अब ये बात कि कोई रिपोर्टर जो है या कोई एडिटर जो है वो अपना सोर्स बताए, जरिया बताए, हमारे जो एथिक्स है उसके मुताबिक हम अपना जरिया बताने के पाबंद नहीं है, हम अपना जरिया नहीं बताते। ये हमारा भी एक मुकद्दस पेशा है ना। तो जब हमें कोई कॉन्फिडेंस में कोई अपनी बात कहता है तो हम ये नहीं है कि उसका नाम रपट में दर्ज करवा दें, चाहे अदालत ही क्यों ना हो। अदालत में भी हम जाके अपनी राय जो है अपने सोर्स की हिफाजत करते हैं। ये हमारी एक रवायत भी है और हमारे पेशे की एक कदर भी है। सही। तो ये कि वहां जाकर आप अपने जराए को उगल दें, ये जरूरी नहीं है। हर रिपोर्टर या हर एडिटर या हर असिस्टेंट एडिटर उसकी ये मर्जी है, लेकिन हमारी जो अखलाकियात है उसमें कोई बात मुनासिब नहीं समझी जाती कि आप अपने जराए जो हैं उनका इंकशाफ करें या उनको बेनकाब कर दें। बहरहाल ये केस टू केस मुख्तलिफ है, जहां जरूरत महसूस हो वो मुतलका जो कारकुन है ये फैसला कर सकता है। तो अब ये कानून जो है, ये प्रेस काउंसिल जो है, ये हमारी बरसों की स्ट्रगल के बाद कायम हुई। अब ये मुतालबा हमारा किया जाता रहा कि जिस तरह यहाँ बार काउंसिल है, जिस तरह यानी हमारी मेडिकल काउंसिल है, और यहाँ किसी वकील के पास कोई शिकायत होती है ना आपको खिलाफ, तो आप बार काउंसिल में जाते हैं, बार काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती। और अभी एक वकील का लाइसेंस मुअत्तल किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। जी बिल्कुल। तो बार काउंसिल के जो मुतल्लिकीन हैं उन्होंने उसको बहाल कर दिया। वो ये कहते हैं ये हमारा हक है, ये अदालत का हक नहीं है कि किसी वकील का लाइसेंस मुअत्तल करे या मनसूख करे, चाहे जैसे बदतमीजी। हाँ, मगर मेरी राय इस पर जरा मुख्तलिफ होगी, ये भी इंटरप्रिटेशन का सवाल है, लेकिन हमारी राय जो कुछ भी हो, बार काउंसिल की राय ये है और उनका ये हमारा इख्तियार है कानून की रूह से। इसी तरीके से
जब किसी अखबार के बारे में, किसी अखबार नवीस के बारे में, किसी रिपोर्ट के बारे में, किसी भी कंटेंट के बारे में कोई शिकायत वाक़ हो, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है, कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचाया गया, ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, तो आप उस दस्तक देंगे, वहां आपकी बात की समाअत होगी और फिर वर्डिक्ट आएगा वहां से। और जो एक जज के इख्तियारात हैं, जज का स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस है प्रेस काउंसिल के चेयरमैन का, तो इसलिए ये एक खुद एहतसाबी का अदारा है, लेकिन कानून के जरिए कायम है, कानूनी अदारा है, जो अखबारात के खिलाफ जो शिकायत हैं उनकी समाअत के लिए बनाया गया है। ज्यादा बेहतर होगा कि हुकूमत इस इदारे से रब्ता करे। हुकूमत को शिकायत है या किसी और को शिकायत है, वो इस अदारे के पास जाए और यकतरफा कार्रवाई ना की जाए। और मैं आपसे देखिए एक बड़ी बुनियादी बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि हर मुल्क का एक माहौल होता है, सही, ये इस तरह की हर मुल्क में देखिए, जो हमारे दफाई अदारे हैं, जो हमारे सियासी अदारे हैं, जो हमारे सहाफ़ती अदारे हैं, उनकी हदूद सबकी मुतय्यन है। और अमेरिका में भी, अमेरिका जैसे मुल्क में भी, यानी मैं देखिए मुल्ला बरादर को जब गिरफ्तार किया गया यहाँ, तो वो स्टोरी जो थी, मेरे ख्याल न्यूयॉर्क टाइम्स की बात है, मेरे ख्याल जहाँ तो मुझे याद पड़ता है, उन्होंने वो स्टोरी फौरी तौर पर पब्लिश नहीं की, कई दिनों के बाद पब्लिश की, और ये उसके बाद उसमें लिखा कि हमने ये स्टोरी जो थी ये भेज दी थी मुतलका हुकाम को क्लियरेंस के लिए, उन्होंने कहा कि इसको रोका जाए, तो हमने रोक लिया, उनकी क्लियरेंस के बाद छापा। इखलाकी क़यूद उधर थोड़ी ज्यादा है। नहीं, तो देखिए ये अदारे जो हैं दिफाई मामलात में, कौमी सलामती के मामलात में, मीडिया जो है और सियासी अदारे जो हैं, मुंतखब हुकूमत जो है और हमारे दफाई अदारे जो हैं, वो एक दूसरे के मुतहारिब नहीं होते, एक दूसरे के खिलाफ फरीक नहीं होते, सबकी कोशिश एक जैसी होती। ये एक ही गाड़ी के पहिए हैं ना, जो एक अपने मुल्क की सलामती सबको अजीज होती है, लेकिन ये जहां एक सेटल्ड निजाम चल रहा है, पाकिस्तान में क्योंकि तजावुज हुआ है बार बार और यहाँ हमारा सिस्टम डीरेल हुआ है, और एक माहौल भी बना हुआ है ना, माहौल बना दिया ना उसकी वजह से हमारी सियासी हुकूमत के दरमियान, हमारी दफाई अदारों के दरमियान, हमारे हसास अदारों के दरमियान जो हमारी एजेंसियां हैं, और फिर हमारे सहाफती अदारों के दरमियान एक आंख मचोलती रहती है, कभी धींगा मुश्ती भी हो जाती है, कभी एक दूसरे से आंख बचाकर या नजर चुरा कर कुछ ना कुछ कर भी लिया जाता है। धींगा मुश्ती से अभी हमने बात की, पहले आप और कर आगे में जाए। ठीक, बात ये पाकिस्तान में ये सब चल रहा है, और हमने देखा है कि मुंतखब हुकूमत जो है उसकी जो दुर्गत बनाई जाती है यहाँ, और गुज़श्ता 2-3 साल से बनाई जा रही है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो जब, और उसके बारे में भी तरह तरह की प्रेस रिलीजेस, तरह तरह की लीकेजेस, 2-3 साल से, 7-8 साल से नहीं, वो 7-8 साल तो पहले तो दूसरी हुकूमत थी ना, जरदारी साहब की, अब ये हुकूमत, जब से मौजूदा हुकूमत की बात हो रही, तो अब बात यह है कि आपको ये सारे अदारों को डिसिप्लिन करना चाहिए अपने आप को। और जब एक दूसरे का, ये मुल्क क्या होता है, रियासत क्या होती है, रियासत अपने अदारों से मरतब होती है, तरतीब पाती। अगर अदारे कमजोर हैं तो रियासत कमजोर है, अगर अदारे जो हैं उन पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाए तो रियासत पर एतमाद खत्म हो जाता है, और अदारों पर एतमाद हो तो रियासत पर एतमाद है। तो इसलिए अदारों का एहतराम जरूरी है, दफाई अदारों का एहतराम भी जरूरी है, हमारे सियासी अदारे, आईनी अदारे, मुंतखब अदारे, उनका एहतराम भी जरूरी है, और हमारे जो सहाफती अदारे, मीडिया के अदारे, ये भी एक मुकद्दस पेशा है, लोगों को खबर दे रहे हैं, आगाह रख रहे हैं, इनका एहतराम भी जरूरी है। और इनके जो सब अदारे जो हैं उनके बेलगाम अनासर को लगाम देना भी जरूरी है, लगाम देना बहुत जरूरी है, यही वक्त का तकाज़ा है। शामिल करेंगे कुछ मजीद बातें भी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मुल्क में माहौल ऐसा बना हुआ, थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को। इसमें इमरान खान साहब ने 30 अक्टूबर को लॉकडाउन करना है इस्लामाबाद, इस सिलसिले में उन्होंने एक स्ट्रेटजी भी लाया, अमल भी बनाया कि 15 तारीख से शहर शहर पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, यानी पब्लिक को चार्ज करेंगे कि लॉकडाउन करने वाली उनकी स्ट्रेटजी उसको किसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। पहले तो ये देखिए, हमारे CPNE के सेक्रेटरी इतलात हैं ताहिर फारूक साहब, ठीक है, पेशावर से, ठीक, उन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम सुन रहा हूं और आपके नुक्ता नज़र से मुझे इत्तफाक है 100%। काशिफ सदीकी साहब ने
जामी साहब के लिए दुआ की है सेहत की। और जनाब हमारे सहारा के खालिद महमूद साहब हैं, वो कहते हैं कि जब कोई खबर फाइल हो जाती है उसके बाद उसको छापने के बाद तो वो एडिटर की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। बहरहाल ये सारे नुक्ते अपनी जगह हैं। देखिए मैं एक बात अर्ज कर दूं, अदारे अगर हम वज़ीर आज़म हैं, सदर मुमलकत हैं, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये सब काबिल एहतराम है। अगर आप ये समझें कि सिर्फ एक अदारा या दो अदारे जो हैं वो काबिल एहतराम है या 3 अदारे काबिल एहतराम है और बाकियों की तज़हीक होती रहे और तजलील होती रहे और वो लोग दनदनाते फिरें और शय पाएं दूसरों से, तो इससे बड़ी बेवफाई नहीं हो सकती और कौमी सलामती इससे ज्यादा दांव पे नहीं लगाई जा सकती। इदारे के किरदार पे बात हो सकती है? सारे अदारे नहीं, सारे अदारों एहतराम जरूरी है। एहतराम जरूरी है सबसे पहले। तनकीद आप कर सकते हैं, सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन आप तजलील नहीं कर सकते और तहकीर नहीं कर सकते। एक बात देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो उनका एहतजाज करना चाहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, उनको हक है। वो गली गली जाके लोगों को हमवार करना चाहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। वो इस्लामाबाद में लोगों को ले जाकर मुजाहरा करना चाहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, हमें कोई एतराज नहीं। एतराज वहां पैदा होता है जहां ये कहा जाए कि हम ले जाकर शहर को बंद कर देंगे और हुकूमत को गिरा देंगे। हुकूमत को पूरे मुल्क से 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख बंदे इकट्ठे कर लेना और उनके बलबोते पर हुकूमत गिराने की बात करना, इससे बड़ा गैर दस्तूरी काम नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए 20 करोड़ आबादी है, इसके 4 सूबे हैं जिनके दारुल हुकूमत मुख्तलिफ हैं, फिर आजाद कश्मीर है, फिर गिलगित बल्तिस्तान है। तो आप एक शहर में इकट्ठे करके लोग सब लोगों को फांसी पे नहीं लटका सकते। खान साहब के पास है ऐसी कोई ताला चाबी के शहर बंद कर दें? ये ताला तो पता नहीं, वो कहा है स्पीकर साहब ने। ये देखिए, शहर में शोरश बर्पा करना और हंगामा उठा देना, ये तो उठाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आपको ये हक नहीं दिया जा सकता कि आप इस तरह से हुकूमत गिराने की बात करें। ये हर पाकिस्तानी पर लाजिम है जिसने दस्तूर की हिफाजत का अहद कर रखा है हमने एक पाकिस्तानी के तौर पर। और हम आप सब पर लाजिम है कि हम दस्तूर की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें, अपनी राय की हिफाजत करें, अपनी आजादी की हिफाजत करें। ये हमें इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए और नहीं दी जा सकती। ठीक। अच्छा, शहरों की बात हो रही है तो आज एक बड़ा ज़बरदस्त सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह किया वज़ीर आला साहब ने, और 8,000 कैमरों की मॉनिटरिंग का एक सिस्टम है, जदीद कंट्रोल रूम है, उसका इफ्तिताह किया। और कहते सिर्फ लाहौर नहीं, 6 मुख्तलिफ शहरों के अंदर। पहले तो लाहौर में 8,000 कैमरे नस्ब होंगे। जी बताया कितनी देर में होंगे? सर उन्होंने बाकायदा कंट्रोल रूम को एक्टिव हालत में उन्होंने किया है। अभी शहर में 8,000 कैमरे लगे नहीं, अभी लगे नहीं है। तो हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, उमर मौजूद है, उमर से बात कर लेते हैं। उमर रिपोर्ट कर रहे थे। उमर, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुभान साहब क्या हाल है? उमर ये बताइए कि ये जो कैमरे हैं कितनी दिनों में नस्ब होंगे और कब ये पूरा शहर जो है आप कह सकेंगे कि सेफ हो गया है? शामी साहब, ये तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है जब इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था। खान बेग साहब के दौर में आईजी पंजाब थे खान बेग साहब, तब ये प्रोजेक्ट जो था शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट को इस साल कंप्लीट होना था, लेकिन अक्टूबर में ये कंप्लीट नहीं हो सका। तो आज इसका जुज़वी तौर पे जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया। कुल कैमरे लाहौर में 8,000 लगे हैं, लेकिन अभी 245 सिर्फ कैमरे लगाए गए हैं जो मुहर्रम के जुलूसों की निगरानी कर रहे हैं। आज सीएम पंजाब ने दावा तो ये किया कि मार्च में हो जाएगा, लेकिन इसको पूरी ऑपरेशनल हो जाएगा। लाहौर में 8,000 कैमरे जो हैं वो लग जाएंगे और ऑपरेशनल होंगे। लेकिन हमारे जराए बताते हैं कि ये जुलाई 2017 में जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और इसकी कंप्लीटेशन के ऊपर 12 अरब रुपया खर्चा आना था, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है तो अब 12.8 अरब रुपए जो हैं वो टोटल खर्च होंगे इस मंसूबे पे। और जुलाई 2017 में ये ऑपरेशन होगा, जिसके बाद पूरे लाहौर में 8,000 कैमरे नस्ब हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब ये बहुत शुक्रिया। जुलाई 2017 तक नहीं, देखिए जो हमने बड़े बड़े शहर तो बन गए हमारे, सही। अब इनकी हिफाजत के लिए भी हमें एक तरीके वही इख्तियार करने पड़ेंगे जो दुनिया में है। सही। तो पहले तो यह है कि आप लंदन में एक गोशा ऐसा नहीं है जो कैमरे की आंख से महफूज हो, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह लाहौर शहर को बनाना पड़ेगा।
लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल, इतने लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी से नहीं मरे जितने ट्रैफिक के हादसात में मर गए हैं। सही। और रोज मरते हैं। सही। और कानों पे जूं नहीं रिंगती। तो लाहौर शहर में कैमरे नस्ब करना, ट्रैफिक के कवायद नाफिज करना, सही, और लोगों को मजबूर करना कि वो कानून की पाबंदी करें, ये जरूरी है। स्ट्रीट क्राइम रुक नहीं सकता इसके बगैर, और कानून और लाकानूनियत फैलाने वाले कानून की नजर में इसके बगैर आ नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सही। इसमें जो डिले हुआ है नामुनासिब है। अब पूरी शिद्दत के साथ, वो तो कहते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा दावा है कि शहबाज शरीफ की स्पीड पंजाब स्पीड, वो कहते हैं चीन में पूरे में ये कहते हैं कि पंजाब स्पीड जो है वो चाइना की स्पीड से भी तेज है। मान लिया उन्होंने। तो अगर मानना है तो आप क्योंकि जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं बिजली के इतनी तेजी से तामीर हो रहे हैं, तो उनको चाहिए कि सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है पहले लाहौर में, फिर दूसरे शहरों में, और जो कराची वाले भी इससे कोई सबक हासिल करें और ये जल्द अज जल्द इन शहरों को महफूज बनाएं। एक एक इंच इनका जो है वो कैमरे की आंख में हो, और रिस्पांस टीम भी हो ना जो इस कैमरे की आंख मॉनिटर करी, उसी वक्त रिस्पॉन्ड भी किया जाए। जब आप वायलेट करेंगे ट्रैफिक को, जब आप किसी का पर्स छीन के भागेंगे, जब कहीं कानून की वारदात करेंगे, मैं क्यों छीन के भागूं? नहीं, आपसे मुराद है कोई आदमी, आप खुदा ना खासा खुद नहीं, आपका तो पर्स खुद ऐसा है कि छीन के भागना चाहिए उसको। ठीक सर। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये एक अच्छी खबर है। और कराची जो है, अब कराची में कैमरे लगाए गए, कैमरे बोगस, सही, वो उसमें जनाब नाकस कैमरे, सही, नतीजा ये कि टाइम फिश 5 मेगापिक्सल के, ठीक है ना। तो अब ये कराची को भी ऐसा बनाएंगे, इस्लामाबाद में भी तेज रफ्तारी से काम 6 शहरों का है प्रोजेक्ट। बड़े शहरों को जदीद तरीकों से महफूज बनाया जा सकता है, वाज से और जबानी जमाखट से महफूज नहीं बनाया। अच्छा शामी साहब, कल की एक बात है कि कल लड़ाई हुई थी शाहिद अफरीदी और जावेद मियांदाद में, आज कोई सुलह की भी बात हुई। जावेद मियांदाद साहब ने कहा हाल दो कि मेरा दिल बहुत दुखी है, लेकिन मैं शाहिद अफरीदी साहब को माफ़ करता हूँ। ऐसे में शाहिद अफरीदी साहब ये कहते हैं कि बहुत शुक्रिया उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन क्या जो इल्ज़ामात उन्होंने मेरे पर मैच फिक्सिंग के लगाए, क्या वो भी वापस लेते हैं? अगर उन्होंने नहीं लिया तो मैं फिर अदालत जाऊँगा। नहीं, देखिए वो इल्ज़ामात भी वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने एक थोड़ी सी बात गुस्ताखाना कर दी थी, क्योंकि उन पर उस पर पहला इब्तदाई काम तो जावेद मियांदाद से हुआ ना, उन्होंने पत्थर फेंका, उसके जवाब में ईंट आई। अब लेकिन यह है कि शाहिद अफरीदी अगर तारा दे जाते, हंस जाते, हंस के मुस्करा देते, तो ये बात खत्म हो जाती। अगर उनसे गलती हो गई थी, नौजवान हैं, छोटे हैं, तो जावेद मियांदाद इस हद तक ना जाते। अब हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, वसीम अकरम और दूसरे लोग हरकत में आए हैं। क्रिकेट बोर्ड आ गया हरकत में, तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, बोर्ड आ गया हरकत। नजम सेठी साहब जो हैं वो और कोई सुलह तो नहीं करा सके इमरान खान साहब में और अपने आप में, लेकिन चलो इन दोनों के दरमियान तो कोशिश करें सुलह कराने की, क्योंकि इनके क्रिकेटर्स है ना, इनके ना कोई मुफादात एक दूसरे से क्लैश करते हैं, ना कोई जायदाद का झगड़ा है। आप करा देते इमरान खान, बाइज्जत लोग हैं सर, आप करा देते इमरान खान और नजम सेठी की सुलह? नहीं, मैं तो नहीं करा सकता था। इमरान खान साहब की सुलह जो है कराना, आपको पता कितना मुश्किल है। सर मान लेते हैं आपकी बात, आपका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है। नहीं, वो असल में चलिए ये भी कोशिश करके देख लेंगे। मैं तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब और इमरान खान साहब की सुलह नहीं करा सका, तो और किसकी सुलह कैसे कराएंगे? वैसे मुझे इमरान खान साहब ने पूछा अच्छा कि भाई बरादर यूसुफ का क्या हाल है। अच्छा, मैंने कहा वो भी यही पूछते हैं। अच्छा, तो आप, मैंने कहा ऐसा करें खान साहब, बरादर यूसुफ तो दोनों समझते हैं, तो यूसुफ भी तो बन जाए कोई। ओ जबरदस्त। मैंने कहा आप यूसुफ बन जाएं, माफ कर दें, माफ कर दें गैर मशरूत तौर पर, मगर यूसुफ नहीं बनता कोई। यानी मिस्र का बाजार लाहौर को ही बनता, सब बरादर यूसुफ बनते हैं। मिस्र का बाजार तो इसी मिस्र का बाजार तो जुलेखा के लिए लगा था। ठीक है, बरादर यूसुफ तो ये थे कि जिन्होंने कुएं में डाला था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उन भाइयों को जब वो उनके सामने आए तो उन्होंने माफ कर दिया। बहुत शुक्रिया शामी साहब। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।